सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। तूफानी सियासत के बीचों बीच कुदरती तूफान, या इसको यूं कह लीजिए कि कुदरती तूफान के बीचों बीच तूफानी सियासत। लेकिन क्या कीजिए, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये तो हम नहीं कह सकते कि किसी की इंटेंट के ऊपर कोई बैठकर शक करे, लेकिन बहरहाल 15 जून का जो दिन था वो सियासत के कॉरिडोर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। आज बहुत हल्ला गुल्ला हुआ है कराची के अंदर, और बिलाखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप करते हुए सिंध के 6 मेयर्स की सीटें अपने नाम कर ली हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब कराची के मेयर मुंतखब हो गए हैं, जबकि जमाते इस्लामी से जो नामजद उम्मीदवार थे हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, उनके बड़े गिले शिकवे सामने आए हैं। नईमुर रहमान साहब ये फरमाते हैं कि इस तरह के इंतखाब के ऊपर उन्हें बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इलेक्शन कमीशन को ये इंतखाब कलअदम करार देना चाहिए। उन्होंने फिंगर पॉइंट की अपनी मुखालिफ जमात के ऊपर और ये कहा कि बंदे गायब होते रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट उनकी रिजर्वेशंस हैं। आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर कितना काम करता है। जबकि दूसरी जानब से यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से ये कहा गया कि नंबर्स गेम है, फ्लोर सबके लिए खुला हुआ था, हमने मौका सबको दिया। अगर मुर्तज़ा वहाब ने नंबर ज़्यादा ले लिए हैं तो जीत उनकी थी, और अगर यही नंबर्स हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ले जाते, उनकी जीत हो जाती, तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं था। इस तरह की पॉलिटिक्स हम मुसलसल पिछले 73 साल से देखते आ रहे हैं। मेयर कराची का इंतखाब ऐन उस वक्त हुआ है जिससे तकरीबन 2 महीने के बाद वफाक की हुकूमत अपनी टर्म पूरी कर रही है। क्या ये वाला इंतखाब रिफ्लेक्ट करता है वफाक के अंदर आइंदा प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब को? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। और ये भी सवाल होगा कि पाकिस्तान एक वल्नरेबल एरिया है, यहाँ पर नेचुरल क्लैमिटी होती रहती है। ये सियासी धमा चौकड़ियाँ नेचुरल क्लैमिटी से नबरदाजमा होने के लिए हमारे पास छोड़ती क्या है कि हम किसी भी किस्म की कुदरती आफत से नबरदाजमा होने के लिए तैयार रहें। आज बिफोर जॉय तूफान कराची यानी पाकिस्तान के बॉर्डर और इंडिया के बॉर्डर के बीच में टकरा चुका है। रात किसी भी वक्त ये मुकम्मल तौर पर टकरा चुका होगा। उससे कितना इम्पैक्ट आएगा ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर, ये भी हम ऑब्जर्व करेंगे आज की नेशनल डिबेट में। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है बिफोर जॉय। हैशटैग बिफोर जॉय। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाहिजा करते हैं। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, उनका मैं तारुफ कराए देता हूँ। हमारे साथ सिंध के वज़ीर बल्दियात जनाब नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद होंगे टेलीफोन लाइन के ऊपर। दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान नामजद नायब अमीर जमाते इस्लामी कराची जनाब उसामा रज़ी साहब हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया हुआ है बोल न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान साहब ने। सिद्दीक, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मोहम्मद अफजल खान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक बातें आज हो रही हैं तो इनका होना ज़रूरी था। साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में क्योंकि एक साइक्लोन है, एक नेचुरल क्लैमिटी का पाकिस्तान को सामना है, तो उसके ऊपर सलमान खान साहब डायरेक्टर जनरल PDMA हमें थोड़ी देर के लिए ज्वाइन करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा उसामा रज़ी साहब से होगा। उसामा साहब, क्या रिजर्वेशंस हैं? जब आपके इत्तेहादी लोग पहुंच ही नहीं पाए तो इसका शिकवा तो आपको उनसे करना चाहिए, लेकिन आप सिस्टम से शिकवा कुना है। वाई सो सर? देखिए, जमहूरी अमल में इन मुंतखब नुमाइंदों को इस तरह से छुप छुप कर इस तरह से नहीं छुपना पड़ता कि जैसे वो कोई चोर हों, कोई डकैत हों और वो जो है वो कहीं छुपते फिर रहे हों। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो नंबर जो आदाद शुमार का जो खेल सामने आया है और जो पहले मरहले के जो नताइज सामने थे उसके मुताबिक कराची का मैंडेट 3 पार्टियों में तकसीम था। उनमें पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और PTI बिलतरतीब शामिल थी। मैं पिछली बातें छोड़ देता हूँ कि ये पूरा इलेक्शन हुआ कैसे, लेकिन इस नंबर गेम में जो भी दो पार्टियां मिल जाती उनका मेयर आना चाहिए था। हर पार्टी को उसको कबूल करना चाहिए था।
ये हुस्न इत्तेफाक है या हुस्न इंतज़ाम है, जो भी कहें आप इसे, जमात इस्लामी और पीटीआई मिल गई। और मैं ये भी कहूँ आपसे कि इसमें पीपल्स पार्टी के उस पूरे तर्ज अमल का जो इस पूरे इंतखाबात के दौरान सामने आया है, उसने बड़ी रिजर्वेशंस पैदा की। उसके नतीजे में भी ये रद्द-ए-अमल जो है वो बना कि भाई इनके साथ आप आवाम की और जमहूर की क्या और कैसे खिदमत करेंगे। चुनांचे जब पीटीआई और जेआई मिल गए तो उसके बाद फैसला वाज़ेह हो गया था। लेकिन फिर ये बताया गया कि नहीं, एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है। अच्छा, फॉरवर्ड ब्लॉक को हम ढूंढते हैं तो कहीं मिलता ही नहीं है। वो पता चलता है वो ठट्टा में चला गया है, वो मीरपुर चला गया है, वो सक्कर चला गया है, वो लड़काना चला गया है। आज इलेक्शन होता है, फॉरवर्ड ब्लॉक कहीं सामने नजर नहीं आता। पीपल्स पार्टी के दोस्त उसामा साहब एक अंग्रेजी कहावत है, एक अंग्रेजी कहावत है, शेकिंग हैंड्स विद रॉन्ग पर्सन एट द रॉन्ग टाइम कैन हार्म यू। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने गलत वक्त पे गलत पार्टी से हाथ मिला लिया, उसका नुकसान आपको हुआ, ऐसा तो नहीं है कहीं? देखिए, इस मुल्क में सियासत हस्बे हिदायत तो नहीं होगी। सियासत और ये मुल्क आज़ाद मुल्क है ना, यहाँ कोई जंगल की सियासत तो नहीं है ना, यहाँ जंगल का कानून है। इस मुल्क में हर सियासी और जमात इस्लामी से बढ़कर कौन जो है वो आइन और कानून के ज़ाब्तों के ऊपर अमल करने वाला है। हम तो हमेशा से जमहूरी रवायात की पासदारी करते हैं। चले मैं आपके पास दोबारा आता हूँ रजी भाई। मैं जरा नासिर हुसैन शाह साहब एक तकरीब में बैठे थे, वहाँ से उठकर हमें टाइम दे रहे हैं। नासिर भाई बहुत शुक्रिया। एक तो वैसे ही कुदरती तूफान, ऊपर से सियासी तूफान खड़ा कर दिया, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट, एक ही दिन हो गया दोनों कुछ। तो पहले तो मुबारकबाद, आपका मेयर मुंतखब हो गया, लेकिन रिजर्वेशन बड़ी हैं आपके अपोनेंट्स को, कैसे जवाब देंगे उसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से हमारे मेयर मुंतखब हो गए और इंशाल्लाह वो काम होंगे। हमें वैसे बहुत इज्जत और एहतराम है जमात इस्लामी के लिए और अमायदीन के लिए, खासतौर पर आप नईम साहब और सब लोग। और हम तो चाहते थे कि आपस में मिलकर एएमसी को चलाए, और उसमें ये बात भी थी कि जिसके अददी लिहाज से ज्यादा नंबर होंगे वो मेयर बने और दूसरे नंबर पे डिप्टी मेयर आ जाए। तो अगर नंबर ज्यादा होते जमात इस्लामी के तो हम बिल्कुल हाफिज नईम साहब को एज अ मेयर और हम अपना डिप्टी मेयर देते थे। मुर्जा भी हो सकते थे, कोई और भी हो सकते थे। लेकिन जब रिजल्ट आया, आपने देखा कि 100 और कुछ के करीब हमें मिली डायरेक्ट इलेक्शन में नशस्तें, और 80 प्लस जो है वो जमात इस्लामी के उसमें आई। तो उस दिन से ये थोड़ा सा झगड़ा शुरू हो गया कि जी ये रिगिंग है, वो है, और उधर से पीटीआई के नंबर को मिला के और यही जहन में रखा गया जमात इस्लामी की तरफ से कि ये हमारे नंबर पूरे हो जाएंगे और हम मेयर बनेंगे। अब इशू 9 मई के बाद हुआ, जब आपने देखा कि पीटीआई की तर्ज सियासत और वो जो कुछ भी हुआ उससे वो लोग भी उनसे दूर हो गए जिनको उन्होंने गवर्नर किया था, चीफ मिनिस्टर बनाया था, फेडरल मिनिस्टर, प्रोविंशियल मिनिस्टर, बहुत करीबी लोग। तो अब ये यूसी नाजमीन जो बन के आए वो भी हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, उनके पास भी मैंडेट है अपने हलकों का। तो उन्होंने भी फिर अपना फैसला किया। फिर हाफिज साहब भी चले गए, जमान पाक खान साहब से मिले, वहां से ऐलान हुए, सेल्फियां बनी, मे बी उसका भी कोई रिएक्शन हुआ। तो अब ये 30, 32 या 28 लोग जो हैं, इन्होंने कहा कि हम इस प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं बनेंगे। अब ये किस वजह से इन्होंने कहा, ये तो आके वो खुद बताएंगे। और यानी आप इस बात से दस्तबरदार हैं, यानी इस बात को आप नेगेट करते हैं कि आपकी तरफ से पीटीआई के ये 28-30 लोग मैनेज नहीं हुए? जी बिल्कुल नहीं हुए। देखिए, हमारी तो पहली कोशिश ये होती है वो हमें वोट देते। अगर ये 30-32 का 35 का ग्रुप बनता है तो जाहिर है पार्लिमानी ग्रुप बड़ा इनका बन जाता है और वो आके हमें वोट देते। और सीधी सी बात थी। या हम देखें, अगर हमने प्रेशर करना होता, जो इल्जाम लगते हैं गवर्नमेंट जी मार धाड़ कर रही है, लोगों को उठा रही है, पूछे आप जमात इस्लामी के दोस्तों से। अभी मेरे ख्याल में कोई आपके साथ बैठे भी हैं। जी जी, उसामा रजी साहब बैठे हुए हैं। जी जी जी, उसामा रजी साहब मेरे बड़े मोहतरम है और हम मीटिंगों में रहे हैं साथ, और हमारा बड़ा अदब एहतराम का रिश्ता है उसामा साहब भी। और सबसे कभी किसी जमात इस्लामी के किसी भी
इलेक्टेड रुकन के पास कोई हमारी तरफ से कोई प्रेशर गया या कुछ हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने तो ये भी कहा कि अगर ये वोट हो जाते हैं और हाफिज नईम साहब कामयाब होते हैं तो हम उनको मुबारक भी देंगे, हार भी बनाएंगे, उनको सपोर्ट भी करेंगे गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन अब अगर 9 मई के वाक़े के बाद पीटीआई पूरी की पूरी इंतशार का शिकार है, उनके कुछ लोग वहीं स्टैंड करते हैं, उनकी बातों पे ज्यादातर लोग नहीं करते, तो उसमें कोई 9 मई का वाकया हमने मेयर कराची की भी करवाया था क्या? ये तो वो एक सिलसिला हो गया, उसका हमें बेनिफिट जरूर मिला है और जाहिर है अगर उसमें कोई हमें फायदा हुआ, वो बेनिफिट मिला तो इसको हमने अवेल किया है और वो लोगों ने नहीं आए तो इससे हमें फायदा हुआ और हमारा मेयर मुंतखब हुआ। यानी आप इस चीज को नेगेट करते हैं, आप लोगों ने कोई मैनेज नहीं किया, ये खुद उनका अपना फैसला है, उनका फैसला, हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। राइट। अच्छा, अब अगर होते तो जाहिर है मेयर जमात इस्लामी का ही होता। सर मैं आपके ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस जज्बे इजहार का बड़ा शायदाई इसलिए हूँ कि कितनी मुश्किल सवाल क्यों ना हो, कितनी मुश्किल सूरत हाल क्यों ना हो, आप हंस के जवाब देते हैं। ये कमर ज़मान कायरा साहब को भी आता है, आप सबको आता है, इसमें तो आप लोग माहिर हैं, उस्ताद हैं, मैं मानता हूँ। तो अब ये यहाँ पर ये मुझे बता दीजिए कि इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं, बल्कि चले गए हैं, उन्होंने कह दिया कि इस इंतखाब को कलअदम करार दे दिया जाए। अगर इलेक्शन कमीशन कलअदम करार दे देता है, वैसे तो उसके चांसेस बहुत कम है, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? देखिए जाहिर है हम अपनी कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे ना। अगर इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा फैसला देता है तो अपील में जाएंगे, हम दीगर अदालतें भी हैं, हम वहाँ रुजू करेंगे। हमने क्या गलत किया है, हमने क्या किसी को रोका है, या हमने ऐसे ही अनाउंस करा दिया है कि जी नहीं बस सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की है तो मेयर जी हमारा ही होगा। अच्छा, ये पूरी सिंध में इंतखाबात हुए हैं, कराची से कश्मीर तक हर जगह हमारे लोग जीते हैं। यहाँ पे तो चले मुकाबला हुआ, और ये जो कहा जाता है बड़ी माजरत के साथ, असामा भाई मेरे बैठे हैं कि जी हमारे मैंडेट को नहीं तस्लीम किया जाता, जमात इस्लामी के मैंडेट पे डाका डाला गया। हमने तो कराची के लोगों ने मैंडेट दिया है, हमें तो 100 और कुछ हमारे जीत के आए थे डायरेक्ट लोग, और फिर बड़ा ताजुब किया जाता है कि जी पीपल्स पार्टी के लोग कैसे जीत गए। पीपल्स पार्टी के कराची से 5 MNA हैं, बहुत से MP हैं, काफी सालों से हम हुकूमत में हैं, हम खिदमत कर रहे हैं यहाँ के लोगों की। हमारे अगर 100+ जीतते हैं तो ताजुब की बात है। जमात इस्लामी उनका इस वक्त 1 MP है सिंध असेंबली में कराची से, अगर उनके 80+ लोग आ जाते हैं तो इसमें कोई ताजुब की बात नहीं है। और मैंडेट तो हमें कराची वालों ने दिया, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है KMC में, इसलिए इखलाकी हक हमारा है कि मेयर हमारा होना चाहिए। हम अब भी अर्ज करते हैं, 10 बस्ता अर्ज करते हैं जमात इस्लामी से कि आए कराची के हालात के लिए, कराची को बेहतर करने के लिए मिलकर काम करते हैं। कराची के बहुत इश्यूज हैं, अगर हम इंतशार की बात करेंगे और दीगर इश्यूज आएंगे तो किसका वो नुकसान होगा? कराची के लोगों का। नासिर हुसैन शाह साहब, आपने एक्सक्लूसिवली वक्त निकाला है, आप एक तकरीब में बैठे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने स्टूडियोज में बैठे हुए मेहमानों से बात करने के बाद उस्मान भाई आपके पास आऊँगा। सिद्दीक जान साहब, लोग ये सोच रहे हैं, बल्कि तज्जिया कार डिपिक्ट कर रहे हैं, मेयर कराची का इंतखाब है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि वफाक के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर आइंदा आएगा वो भी इसी पैटर्न पे ही आएगा। मतलब ऐसे ही होगा 30-35 बंदे ये नहीं कह ऐसे ही होगा, नहीं मतलब सेम पार्टी से हो सकता है, कहने का मतलब अब पैटर्न को आप कुछ और किसी और उसमें ले गए। नहीं, 32-33 लोग नहीं आए तो आप कह रहे हैं, मैंने तो ये सोचा कि शायद आप कह रहे हैं बात होगा तो 300 में से एक तो 10 भी नहीं आते ना, ये भी तो पाकिस्तान की हिस्ट्री है। नहीं देखें, ये तो कहना बहुत कबल अज़ वक्त है, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर आप देखें कि इलेक्शन जो होने हैं तो इस वक्त भी अगर हम बात करें तो इलेक्शन की जो मुमकिन तारीख बनेगी तो 140 रोज़ उसमें बाकी हैं। 140 रोज़ बहुत हैं, यहाँ तो एक रात गुजरती है तो कोई क्या से क्या हो जाता है, कोई इवेंट हो जाए तो चेंज हो सकता है, कोई हो जाए, तो इसलिए कुछ कहना कबल अज़ वक्त। अभी तक तो देखिए किसी चीज़ में क्लैरिटी नहीं है। पहली ये क्लैरिटी नहीं है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे। अच्छा ठीक है, अगर हो भी रहे हैं इलेक्शन तो तहरीक इंसाफ है या नहीं है, बल्ले का निशान बैलेट पेपर के ऊपर होगा या नहीं होगा, माइनस चेयरमैन तहरीक इंसाफ की पार्टी होगी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी होगी, या मैं आपको बता दूं ईद के बाद एक और पार्टी बन रही है, एक और पार्टी बन रही है, एक और पार्टी बन रही है ईद के बाद। अच्छा, और वो किस तरह की पार्टी? हाँ, वो मैं बता देता हूँ आपको। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ईद तक का टाइम दिया गया। अच्छा, और उनको ये कहा गया कि ईद तक
वो फैसला कर लें कि वो अपने आप को खुद माइनस कर लें और वो अनाउंस कर दें कि मैं साइड लाइन हो रहा हूँ और मैं पीछे बैठ के चीज़ें देखूंगा, मैं वज़ीर-ए-आज़म को उम्मीदवार नहीं हूँ और मैं इलेक्शन में नहीं लड़ूंगा। अगर वो ये कर देंगे तो चीज़ें मुख्तलिफ होंगी, अगर वो नहीं करेंगे तो ईद के बाद एक नई पार्टी बनेगी और उस पार्टी में जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में बहुत से लोग गए हैं ये भी उस पार्टी में जाएंगे, उधर चले जाएंगे, इलेक्टेबल्स होंगे, बहुत बड़े बड़े नाम तहरीक इंसाफ के होंगे उस पार्टी में जो अभी तक यहाँ खड़े हैं, लेकिन होगी वो। और वो ये पार्टी नहीं, देखें दो तरह की मुख्तलिफ चीज़ें, एक है खुद साइड पे हो जाते हैं और कहते हैं कि जी मैं माइनस, मैं नहीं हूँ वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार, मेरी पार्टी रहेगी, फिर वो लोग इसी पार्टी में रहेंगे तहरीक इंसाफ में। अगर ये नहीं होता फिर वो नए नाम से एक पार्टी होगी और वो पार्टी क्लेम क्या करेगी, वो पार्टी क्लेम क्या करेगी कि हम तहरीक इंसाफ के ही वोटर को लेकर चलेंगे, उसके नज़रिए को लेकर चलेंगे और वो पार्टी पहले लम्हे से, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत एग्रेसिव आएगी पीडीएम के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ, नून लीग, बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और आपको वो तासुर देने की कोशिश करेंगे कि हम असल अपोजिशन है, यानी हम सब्स्टिट्यूट हैं अब जी। हाँ। और जहाँ तक बात है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जम हो जाएगी नून लीग में। वो तो उन्होंने पहले कह दिया हुआ है कि हम अलायंस करेंगे। नहीं, वो अलायंस नहीं, वो जम हो जाएगी। काफ लीग भी यही कह चुकी है। ठीक है, वो देखें मसला क्या है, नून लीग इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट क्यों करेगी? वो तो कहेंगे ना कि आप शामिल हो, और वो पहले शामिल हैं भी सही। देखें नुमान लंगड़ियाल साहब के पास अभी तक सरकारी होता है, शहबाज शरीफ काबीना का हिस्सा है, ओन चौधरी साहब अभी तक सरकारी काबीना का हिस्सा है। आज 8-9 रोज़ हो गए हैं पार्टी को, अभी तक उन्होंने सरकारी ओहदे नहीं छोड़े, पर्सनल प्रिविलेजेस नहीं छोड़ी, गाड़ियाँ नहीं छोड़ी, दफ्तर नहीं छोड़े, मराद नहीं छोड़ी, जो उनको मफाद मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है वो नहीं छोड़ा। अभी तक उन्होंने हुकूमत पे एक लफ्ज़ की तनकीद नहीं की, अभी तक उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी, अभी तक उन्हें पता नहीं उनका मंशूर क्या होगा, अभी तक पार्टी की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। तरीन साहब वहाँ बैठे हुए हैं, लंदन में बैठे हुए हैं। और मैं आपको बताऊँ कि जो ये हैं नुमान लंगड़ियाल साहब, उन्होंने कल या परसों कल हमारे प्रोग्राम में ये इंकशाफ किया है कि गुज़िश्ता बरस जब ये अदम एतमाद वाले सारे मामला चल रहे थे, उससे पहले तरीन साहब से मुलाकात की लंदन में नवाज शरीफ ने और इसाक डार ने। और इससे भी बड़ा इंकशाफ उन्होंने ये किया कि जो तरीन साहब के बारे में नून लीग ये कहती रही चीनी चोर फ़लाँ फ़लाँ, नून लीग ने उनसे माफ़ी मांगी, ये कहते हुए तरीन साहब को कि जी हमें तो पता था आप तो बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, आप तो कमाल, आप तो शानदार, हम तो सदके वारी और कुर्बान आप पे, हम तो चेयरमैन पीटीआई को टारगेट करना चाहते थे, आप तो बहाना थे, असल निशाना तो वो था, तो आपके बारे में जो हमने कहा उसमें मैं माफ़ी दे दी। और ये माफ़ी किसने मांगी है? मियाँ नवाज शरीफ ने और इसाक डार ने, जिनकी डिग्री खो गई है। ठीक है, जिनकी डिग्री खो गई। ठीक है, और उसमें देखें ये बातें अब सामने आ रही हैं। तरीन साहब की बिल्कुल मुलाकात है नवाज शरीफ के साथ, चीज़ें तय हो रही हैं, इसीलिए आपने देखा ना उन्होंने नून लीग के ओहदे छोड़े, ना हुकूमत के ओहदे छोड़े, ना हुकूमत, वो तो ऐसे पीएम बैठे हुए हैं उनके, मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ। ठीक है, और पार्टी का नाम जो सजेस्ट कर रहे हैं वो शहबाज शरीफ के काबीने का हिस्सा है। ठीक है, ओन चौधरी साहब। और इस वक्त पाकिस्तान की सबसे ताकतवर पॉलिटिकल शख्सियत कौन है? ओन चौधरी साहब। क्यों? क्योंकि वो मैनेज कर रहे हैं। नहीं, मुझे कोई एक पॉलिटिकल शख्सियत बताएं जिसके पास 5 ओहदे हों। 3 ओहदे उनके पास, 3 इस्तेकाम पाकिस्तान के, जी, और 2 में वो शहबाज शरीफ के मुशीर हैं, सपोर्टिव रोल में। उनके पास सियाहत और स्पोर्ट्स, 2 चीजें आपके मुल्क की कितनी बड़ी हैं। स्पोर्ट्स आपके मुल्क का, आगे क्रिकेट है, मैं आप देखें ना, स्पोर्ट्स है। अच्छा, और सियाहत आपके मुल्क के जाहिर है सारी चीज़ें, शुमाली इलाका जहाज से लेके कश्मीर तक और वादी सिरन तक, और सारी चीज़ें घूमते फिरते रहे फिर तो। ठीक है, तो 5 सियासी ओहदे हैं ओन चौधरी साहब के पास, इतनी बड़ी दबंग शख्सियत। वेरी राइट। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अफजल खान साहब भी मौजूद हैं, उसामा रज़ी साहब से मज़ीद कमेंट उनका कंप्लीट करवाना है, और साथ साथ जो मौसम का मामला चल रहा है, आज तूफ़ान टकरा गया है इंडो पाक बॉर्डर के ऊपर, रात में कितना मज़ीद इसमें शिद्दत आ सकती है उसकी भी अवेयरनेस पब्लिक को देना ज़रूरी है। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। अब चलते हैं अफजल खान साहब की जानिब। अफजल खान साहब, मामला बड़ा गंभीर है कराची का, क्योंकि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने इलेक्शन कमीशन को लिख दिया है कि मेयर का जो इंतखाब है इसको कलअदम करार दिया जाए। चला गया मामला इलेक्शन कमीशन के पास। व्हाट डू यू फील कि इसके ऊपर डिसीजन जेआई और उनकी सपोर्टिव जमातों के हक़ में आ सकता है या लिंगर ऑन हो सकता है? बात यह कि बेसिकली कैसे अपने केस को वहाँ पे ये प्रोजेक्ट करते हैं कि जी हमारे इतने हैं और हमारे हलीफ के इतने हैं और वहाँ पे हमारे इतने निकल आते हैं। तो इसमें देखें, इलेक्शन प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन 3 चीज़ें देखता है जी, ये उसके फ़राइज़ में से। बेसिकली
फ्री एंड फेयर इंतखाबात कराना और करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना। अब मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी वो उनको अपना केस बताएं सबूतों के साथ, कि जैसे पहले एक वक्त में छांगा मांगा हुआ था, या सिंध हाउस हुआ था, या पैसे का इस्तेमाल हुआ था, या धमकियों का इस्तेमाल, इसलिए कि ये प्री पोल रिगिंग में आता है। उनको ये तमाम सबूत फराहम करने होंगे। उसके बाद सॉलिड आर्गूमेंट्स। और दूसरा ये कि मैं आपको बता दूं कि एक पार्टी का दूसरे पार्टी को जब वोट जाता है तो वो अपनी अहमियत खो देता है, वो नील हो जाता है, उसको काउंट नहीं किया जा सकता। अब अगर किसी और पार्टी वालों ने उनको वोट दिए हैं अपनी पार्टी के लीडर के अहकामात के ख़िलाफ़, तो उनका वोट शुमार होगा, नहीं शुमार होगा। तो ये बहुत उनके लिए पोजीशन, जिस तरह ये तूफ़ान आ रहा है ना, ये आसान नहीं होगा। कोई अगर फेवर देना भी चाहे, हकीकतन अगर उन्होंने अपना केस सही कंटेस्ट किया तो इलेक्शन कमीशन के लिहाज पे भी और उसके बाद कदम करार दिया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं। और मैं इलेक्शन कमीशन कि हमारा इदारा है और वो न्यूट्रल इदारे के तौर पे उनको जो चीज़ें कानून और आइन के ख़िलाफ़ अगर दे दी जाए तो उसको उनको अहमियत देते हुए, अगर किसी के पास देखिए मेजॉरिटी है तो वो आज भी है, 15 के बाद भी है, 16 को भी है, 17 को भी है। तो लेकिन इलेक्शन कमीशन की पोजीशन इसलिए कि अभी बहुत जल्द, जैसे सिद्दीक जान ने बात की है, इलेक्शन आ रहे हैं, जनरल इलेक्शन। मेरा ये ख्याल है बहुत जल्द वाली बात हो, मेरा ये ख्याल है, बड़ी मुख्तलिफ राय हैं लोगों। मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन होंगे और यूं ही 13 अगस्त को ये असेंबली ख़त्म होती है, इससे शायद एक हफ्ता पहले वो लोग ये तो टेन्योर में एक्सटेंशन मांग रहे हैं ये गवर्नमेंट वाले, ये भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल टेन्योर, हज़ारों ख्वाहिशें कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। देखो ख्वाहिशें अलग चीज़ है, रियलिटी अलग चीज़ है। इसलिए कि जो बाहर की दुनिया है वो उनको तस्लीम करती है। अभी भी जो असेंबली है वो जाहिर है लूली लंगड़ी है, जैसा भी है। मेरा आपके ऐवान तो है, मतलब है कि इनकम्प्लीट है। अब 2 असेंबलियाँ जिसकी 60 से ज़्यादा 66% उसकी रिप्रेजेंटेशन उनको डिसइनफ्रेंचाइज किया गया उसको। अच्छा, और अब जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं उनको तो 90 दिन के लिए लाया गया था। 91 दिन के बाद से उनका जो किरदार है वो जाहिर है ना, कोई भी कानूनदान नहीं बता सकता कि आर दे लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स। तो बात यह है कि इन्होंने अपने लिए, मतलब है कि जो हुकूमत भी है, PDM है, उन्होंने भी अपनी लेजिटिमेसी के लिए काम करना है। अभी जैसे नासिर शाह साहब ने हंसते हंसते बड़ी बात की कि हमारा बड़ा एहतराम है और हमारा बड़ा ये वाला जो मादा है ना, ये आपको देखना होगा। ये पाकिस्तान में एक आध जमात ही है, इसके अलावा जितनों से बात करें ना आगे से आपको फूलों के जवाब में पत्थर या कांटे मिलते हैं। यहाँ मामला दूसरा है। जमील फारूकी एक पता नहीं किस क्लास में हमने एक सबक पढ़ा था, तो उसमें वो ये होता है कि जो 2 शाहसवारों का मुकाबला होता है और उसमें जीतता कौन है कि वो जिसका घोड़ा बाद में पहुंचे। मतलब है कि यहाँ पे जिसके पास कम वोट है वो जीतता है, और ये उसी में था। लेकिन उसमें तो वो कह देते हैं कि चेंज योर हॉर्सेस, फिर मुकाबला करो कि जिसका घोड़ा पीछे रह गया। जो अच्छा, कहने का मतलब ये है कि देखो, एक होती सेल्फ डिसेप्शन, एक है डेमोक्रेसी। इस वक्त रात है, मैं आपसे कहता हूं कि डेमोक्रेसी की भी बड़ी किस्में हैं। अच्छा, बात अब तो हमें रोजाना की बुनियाद के ऊपर वो कई इस्तिलाहात सुनने को मिल रही हैं डेमोक्रेसी की भी। जमील फारूकी, हाँ जी, खैर बो और खैर कमाओ, बेशक वेर बोगे तो अल्टीमेटली वो जो इशफाक अहमद साहब कहते हैं ना कि ये धोखा बड़ी अजीब चीज़ है, आप जिसको भी देते हैं घूम फिर के वापस आता है, वापस आपके पास आता है। बिल्कुल ठीक है। उसामा रजी भाई, आई एम सॉरी, मैं उस वक्त आप बात कर रहे थे, आपने मुकम्मल नहीं की बात, आपने सुन ली होगी बात। नासिर हुसैन शाह साहब क्या कह रहे थे, हमारे 2 एक्सपर्ट्स बैठे हैं, उन्होंने क्या कहा, इवन फॉर्मर एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर वो आपके सामने क्या कह रहे हैं कि हालात जो डेवलप हो रहे हैं इसमें इलेक्शन कमीशन आपके हक में फैसला दे भी सकता है। पार्टी ने कराची वालों को ये बताया कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है PTI में, और फॉरवर्ड ब्लॉक की वजह से जो है वो जमात इस्लामी में PTI के वोट कम हो गए। लेकिन वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक है
वो कहीं नजर ही नहीं आ रहा, उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा, उसको हम तलाश करते हैं तो मिलता नहीं है, तो ढूंढे से नहीं मिलता है। इसलिए ये बात खुद चुगली खा रही है कि दाल में क्या कुछ है, कि दाल में क्या कुछ है। और जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, अमलन जब उसकी सूरत हाल सामने आती है तो वो समझ लें कि एक लापता ब्लॉक की कैफियत जो है वह इख्तियार कर गया है। और लापता ब्लॉक के बारे में जिस आप इनकी गुफ्तगू सुने तो वो आपको साफ नज़र आएगा कि कैस तस्वीर के पर्दे में भी उरियाँ निकला और सब कुछ पता चल जाता है। और जो वीडियोज़ आई हैं वो वीडियोज़ खुद बता रही हैं जिस फ़र्द को इस लापता ब्लॉक का सरबराह पीपल्स पार्टी ने मुकर्रर किया है, उसकी 3 वीडियोज़ आई हैं। पहली वीडियो में उसने कहा कि मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर है और आइंदा मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा। फिर वो 2-3 दिन के लिए लापता हो गया। फिर उसके बाद एक वीडियो आई जो सिर्फ 2 चैनल्स पे मशकूक अंदाज में दिखाई गई और उसमें ये पता चला कि जनाब कोई लापता ब्लॉक या फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है। और फिर उसके बाद तीसरी वीडियो आई कि उसने उससे भी आगे बढ़ के एक बात कह दी। तो ये सारी चीज़ें जब इस तरह से इसका नाम जमहूरियत रखा जाएगा, इसका नाम इंतखाब रखा जाएगा, तो मैं आपसे बिल्कुल वसूख से कह रहा हूँ आज पूरा कराची अफसरदा है, कराची का दिल टूटा है, कराची के दिल में फांस चुभी है। पीपल्स पार्टी ने कराची की नज़रों से अपने आप को मज़ीद गिरा लिया है और पूरा शहर कराची इस वक्त जो है वो इस अफसोस की कैफियत में कल यौम सियाह मनाने जा रहा है। और पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह ताला ये यौम सियाह होगा। जमहूरियत पर, अवाम की राय पर, अवाम के मैंडेट पर इस डकैती को कबूल नहीं किया जाएगा। जो पक्के की डकैती है, किस नौयत का बना रहे हैं आप रैलियां निकाल रहे हैं, कल जुम्मा है, रैलियां निकाल रहे हैं या इसको किस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं आप? कल पूरे मुल्क में तमाम मसाजिद के बाहर मुजाहरे होंगे, शहर कराची में मसाजिद के बाहर मुजाहरे होंगे और कराची में 8 मकामात के ऊपर जो है वो बड़े एहतिजाजी जलसे मुनक्किद होंगे। और इसके साथ साथ हम अदलिया में भी जा चुके हैं, इलेक्शन कमीशन में भी गए हैं। और मैं आपसे एक बात और अर्ज़ करूं, 193 को अगर पीपल्स पार्टी एक दफ़ा इस तरह से धांधली करके या लोगों को लापता करके आप अगर मेयर मुंतखब भी हो जाते हैं तो ये आप हाउस कैसे चलाएंगे भाई? आप बजट कैसे मंजूर करेंगे? आप करारदादें कैसे मंजूर करेंगे? और पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं। यही मुर्तज़ा वहाब साहब है ना, 1.5 साल से इस शहर के एडमिनिस्ट्रेटर बने हुए। ये शहर तबाह बर्बाद हो गया, उसमें इनका भी बड़ा हिस्सा है, इनकी कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। अरबों रुपए लगे हैं, अरबों रुपए नज़र नहीं आते। वेरी राइट। आपके कंसर्न्स ठीक हैं, लेकिन आप अपनी जो गिवन कैपेसिटी है, यानी आपके पास जितनी सीटें हैं उसमें आपको यकीनन कुछ टाउन मिले होंगे, यूसीज मिले होंगी, उसमें आप अपने कैपेसिटी के अंदर काम बहरहाल कर सकते हैं। आपकी इजाज़त से मैं एक सवाल बल्कि सलमान शाह साहब डायरेक्टर जनरल PDMA हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब। कहाँ पहुँचा है सर बिफोर जॉय और कितना मजीद खदशा है बड़े शहरों को, मुल्का इलाकों को? देखिए जी, बिफोर जॉय तो इस वक्त जो है वो लैंडफॉल कर रहा है, प्रोसेस में है। और इंडियन कोस्ट जो गुजरात की है वहाँ पे इसका मेन जो है वो थ्रस्ट है। और जिसका आउटस्कर्ट्स है वो हमारे जो कोस्टल रीजन है, छता, सिजाल, बदीन, यहाँ पे से असरात हैं। मैं भी इस वक्त बदीन में मौजूद हूँ और काफ़ी तेज़ हवाएं और झक्कड़ चल रहे हैं और बारिश दिन में थी, अभी नहीं है। आगे भी ये सिलसिला इस तरीके से 1 दिन और मजीद 1 से 2 दिन जारी रहेगा। उसके बाद ये थोड़ा सा मूव होकर ऊपर थपाकर साइड पे काफ़ी ज़्यादा बारिश करेगा, थपाकर के गंगा पाकर एरिया में और उमरकोट के कुछ हिस्सों में और इसके मीरपुर खास के कुछ हिस्सों में। अच्छा, सलमान साहब ये भी बता दीजिएगा कौन से एरियाज हैं जो आप समझते हैं कि सीरियसली इफेक्ट हो सकते हैं? वैसे तो एक्सट्रीम सीरियस थ्रेट तो नहीं है, लेकिन सीरियस थ्रेट बहरहाल अपनी जगह पर है। कौन से एरियाज हैं जो इफेक्ट हो सकते हैं? देखिए जी, साइक्लोन से तो जो हिट करने वाला डर था वो तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी कम हुआ, लेकिन उसके साथ जो एसोसिएटेड जो इसके इफेक्ट्स होते हैं, जिसमें तेज बारिशें होती हैं, हवाएं होती हैं और स्टॉर्म सर्ज होता है, तो जो हवाएं और जो बारिश का सिलसिला है उससे जो हमारे एरिया इफेक्ट होंगे वो बदीन होगा, छता, सिजावल और उमरकोट और मीरपुर खास। यहाँ पे काफी ज्यादा तेज खपाकर भी इसमें काफी ज्यादा तेज हवाएं चलेंगी और जो है वो बारिश होगी तेज। और रेस्क्यू एंड रिलीफ के लिए क्या, कहाँ तक काम पहुंचा है आपका?
जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारा टारगेट था कि जो साहिली पट्टी के जो लोग रह रहे थे कराची से लेके बदीन तक 0 पॉइंट तक, वहाँ तक तो 100% तकरीबन इलेक्शन हो गई है। ज़्यादा प्रिसाइजली कहूँ तो 97-98% तक लोग जो है वो बाहर आ चुके हैं, उनको मुंतकिल किया जा चुका है। तकरीबन 84,000 लोगों को जो है वो एक्टिवेट किया गया था 3 दिन के ऑपरेशन में, और वो इस वक्त रिलीफ कैंप से मौजूद है, उसमें से आधे से ज़्यादा। वेरी राइट। सलमान शाह साहब, आपने वक्त निकाला, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा सिद्दीक जान और अफजल खान साहब आपकी तरफ आता हूँ। सिद्दीक, सागदार साहब ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं बरकरार रखने का फ़ैसला किया गया। तो वैसे तो रूस से आ गया है हमारे पास खाम तेल, कार्गो के ज़रिए LNG भी हमारे पास आ चुकी है। क्या उसका कोई इम्पैक्ट हो सकता है पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर? ही नहीं हो सकता? देखें, जो इनके दावे हैं उनके मुताबिक तो होना चाहिए। यही थे कि ये तो छलांगे मार रहे थे, ये तो लुडियाँ डाल रहे थे, ये तो मुबारकबादें, ये तो रसगुल्ले खा रहे थे, तो दें ना रिलीफ, क्यों नहीं दे रहे? और इसको छोड़ दें कि आपको रशिया से आपके पास ऑयल आए। भाई इंटरनेशनल मार्केट में जितनी कीमतें गिर गई हैं, जितनी कीमतें कम हुई हैं, उनको दें ना रिलीफ आवाम को, क्यों नहीं दे रहे? और आप बड़े बड़े दावे करते थे। आप एक तरफ कहते हैं कि जनाब वो अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। देखें, आज जो बातें हफीज़ पाशा साहब ने कही हैं वो तो बहुत ख़तरनाक हैं। वो तो कह रहे हैं महंगाई 53% पे जाएगी, वो बहुत सीरियस थ्रेट है, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि जितना हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर होने चाहिए थे उससे $16 अरब कम है, $16 अरब। उन्होंने तो जो कहा ये मोडीज़ का जो इंतबाह है, वार्निंग आई है, पाकिस्तान के पास IMF से मुआहदे का वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। खुद इसहाक डार साहब कह रहे हैं ये कॉन्स्पिरेसी है, हमें डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेला जा रहा है, इसहाक डार साहब कह रहे हैं। तो आने वाले दिनों में क्या इससे भी ज़्यादा सीरियस थ्रेट है? देखें, मुझे एक बात बताएं, अगर मैं एक बिज़नेसमैन हूँ और मैंने 10 अरब रुपये इन्वेस्ट किया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, और मैं पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना और जो इस वक्त रूए रवां हैं हुकूमत के, जो बाहर बैठे हुए हैं, उनके समधी, और सबसे देखें एक और ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो एक नया बयानिया चलाना शुरू कर दिया ना, जिसमें कल से शिद्दत आएगी कि जी वो मियाँ साहब बेचारे को तो पता ही नहीं है, जो कर रहे थे शबाशी सब झूठ है, एक एक चीज़ के फैसले मियाँ नवाज शरीफ फैसला कर रहे हैं, एवरीबॉडी नोज़। अच्छा, अब मुझे बताएं कि मुल्क अगर वज़ीर ख़जाना ये कह रहा है कि IMF हमें श्रीलंका बनाएगा और फिर हमारे साथ ये करेगा वो करेगा, अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है मुल्क किसी मार्केट परसेप्शन ही आप नेगेटिव दिखा रहे हैं, तो मैं तो 1 मिनट से पहले वो पैसा निकालूंगा मुल्क से। दूसरी जो चीज़ बहुत नेगेटिव ये कर रहे हैं इस वक्त, मसला ये कि रेमिटेंसेस आपकी गिर गई हैं, $3-4 अरब गिर गई, और ओवरसीज को थ्रेट दे रहे हैं। आप ओवरसीज को क्या कह रहे हैं? आप ओवरसीज को कह रहे हैं कि तुम्हारे जो बैंक में पैसे पड़े हुए हैं वो हम जब्त कर लेंगे, आप कह रहे हैं तुम्हारी प्रॉपर्टीज हम अटैच कर देंगे, आप कह रहे हैं तुम हम एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लेंगे। मुझे बताएं, नहीं, एक और चीज़ भी कह रहे हैं, हमें तो सिर्फ सऊदी और UAE वाले ओवरसीज लगते हैं जो रेमिटेंस भेजते हैं, बाकी सारों की जुर्रत क्या है पाकिस्तानियों के बारे में बात करने की? आपने सुने हैं जुमले ख्वाजा आसिफ साहब के? बिल्कुल एक फ़र्क है। देखें, जो हमारे इधर है ना, इन मशरिक़ वस्ता में जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो फैमिलीज़ के साथ नहीं हैं, वो अकेले, मोस्टली अकेले हैं। जो UK, US, कनाडा में हैं वो पूरी फैमिली के साथ हैं। ये वाले जो मशरिक़ वस्ता वाले हैं वो हर माह के घर वालों को अखराजात भेजते हैं, लेकिन जो वो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान में, बहुत बड़ी रकम इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे, कंपनीज इंडस्ट्रियल सेक्टर है उनका। आप अब ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अब वो उन्होंने जो इन्वेस्ट पाकिस्तान के अंदर किया हुआ है वो सारा पैसा वो निकाल लें, आप कह रहे हैं कि बैंकों के अंदर उनका पैसा है वो निकलवा लें। फिर मुझे एक और चीज़ ये बताएं कि अगर कोई भेजता है बैंक के अंदर डॉलर, उसको 30 रुपये या 35 रुपये कम मिलते हैं जो ओपन मार्केट में, तो फिर वो हवाला हुंडी या ओपन मार्केट के जरिए दूसरे जरिए से क्यों नहीं भेजेगा? वो यही करेगा ना, यही तो चल रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे शिकायत उनकी इतनी है, फिर ये भी खौफ है कि पता नहीं है किसी वक्त भी धार ना ले, हमें एयरपोर्ट से ही ना पकड़ लिया जाए। उसके अलावा अगर पैसे जब्त हो जाएं, तो ये आपने तो परसेप्शन को ठीक करना था, अनसर्टन कर दिया। आप परसेप्शन को और ज़्यादा ख़राब अनसर्टन कर दिया। इलेक्शन होंगे सर? मेरा ख्याल में इलेक्शन होंगे 2023 में। 2000 वैसे मुझे तो ऐसा लगता है मैं 2018 में बैठा हूँ, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं 23 में इलेक्शन होंगे। और मेरे हिसाब से 13 अगस्त को असम्बलियाँ ख़त्म होंगी और उसके जो आइन के मुताबिक अभी जो उन्होंने गैर कानूनी और गैर आइनी जो केयर टेकर के साथ ये जो निज़ाम चलाया है, यकीनन कोई भी जो लोग शायद कंप्लिसिट भी हों, लेकिन उनको कहते हैं कि जी नहीं, दुनिया में तो हम चैम्पियन हैं जमहूरियत के, तो ये मज़ीद नहीं चलेगा। इलेक्शन होंगे, मेंटली और फिज़िकली आप भी तैयार रहें। और उस इलेक्शन में अलबत्ता वो कराची की तरह, और वो जो ये कौन सा साइक्लोन है, इसका क्या नाम है, जॉय, बिपर जॉय, वैसे तो बाइपर जॉय कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको बिपर जॉय बोला जा रहा है। तो भारत जो भी ये जाए वाला, अच्छा, ये ऐसा तूफान है जिसके साथ जॉय ऑलरेडी लगा हुआ है, और इससे पहले जो कैटरीना आता था और बाकी आते थे, तो उसके बड़े नुकसान। बात यह है कि
और इनको चाहिए ये जो भी इन्होंने ज्यादती की है और शीर्ष पाकिस्तानी के साथ, देखें हमारा जो इस वक्त सबसे बड़ी वीकनेस है वो डॉलर की है। जो लोग डॉलर बेचते हैं, जिनकी वर्थ है, हमारे जो लोग वहाँ मजदूरी करते हैं, उनके बेचारों की कितनी वर्थ होती है, अल्लाह ताला उनके ऊपर भी रहम करे। लेकिन पाकिस्तान पे रहम उसी वक्त होगा और पाकिस्तान को इस जो इकोनॉमिक मेल्ट डाउन से निकालने के लिए अगर हमारे पास रास्ता है तो वो IMF और वर्ल्ड बैंक का नहीं है, वो इन्हीं पाकिस्तानियों का है जिनकी इज्जत करनी चाहिए बजाय उनको डराने और उनको वोट का हक दे दिया जाए। सर वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। अब्दुल खान साहब का शुक्रिया, सिद्दीक जनाब तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीगर मेहमानान में जनाब नासिर हुसैन शाह साहब, उसामा रज़ी साहब, सलमान शाह साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह से दुआ है कि पाकिस्तान जिस कुदरती आफत के नरगे में है, चाहे वो मैन मेड है या नेचुरल कैलेमिटी है, उससे हमें महफूज रखे। नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी की इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। बिपरजॉय तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और PMT के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और NDA की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफ़े वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।